तो दोस्तों, क्या हो जब गांव की एक बेहद मासूम और सीधी साधी लड़की शहर आए और पहले ही दिन उसकी किस्मत उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाए जहां बड़े बड़े अमीर घराने उसका इंतजार कर रहे हो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसकी अपनी ही सहेली उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है हमारी प्यारी और मासूम हीरोइन शेन श्याओहुआ से, जो पहली बार जियांगचेंग शहर में कदम रखती है। शहर की चकाचौंध देखकर श्याओहुआ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गांव से कितना अलग और कितना आलीशान है ये शहर। श्याओहुआ यहाँ अपनी सहेली श्याओखुई, जिसने अपना नाम बदलकर अब चू रैन रख लिया है, कि कहने पर नौकरी ढूंढने आई है। तभी भीड़ में एक बुजुर्ग दादी माँ का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती हैं। अब शहर के मतलबी लोग तो उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हमारी श्याओहुआ ठहरी गाँव की नेक दिल लड़की, वो तुरंत भागकर दादी माँ के पास जाती है, उनके पैर की मालिश करती है और उन्हें संभालती है। दादी माँ श्याओहुआ की इस सादगी और दयालुता पर इतनी फिदा हो जाती हैं कि वो मन ही मन सोच लेती हैं, बस मुझे मेरे बड़े पोते के लिए ऐसी ही बहू चाहिए। दादी माँ उसे अपने बड़े पोते की कंपनी गू ग्रुप में नौकरी देने का ऑफर भी देती हैं, लेकिन श्याओहुआ बहुत स्वाभिमानी है। वो कहती है कि उसने पहले से ही गेंटिंग क्लब में नौकरी के लिए अपनी सहेली से बात कर रखी है। वो दादी माँ को अपना नाम शेन श्याओहुआ बताती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद श्याओहुआ अपनी सहेली चू रैन से मिलती है। चू रैन शहर के रंग में ऐसी रंग चुकी है कि वो श्याओहुआ के सीधे साधे कपड़ों का मजाक उड़ाने लगती है और रौम झाड़ते हुए कहती है, अब तुम शहर आ गई हो तो अपनी एक गाँव वाली आदतें छोड़ दो और जो मैं कहूँ बस वो सुनो। दूसरी तरफ शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और गू ग्रुप का हैंडसम प्रेसिडेंट गू यांझे भी अपनी दादी माँ को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है। दादी माँ कार में बैठते ही गू यांझे पर चिल्लाने लगती है और कहती है, मुझे मेरी बड़ी बहू मिल गई है, उसका नाम शेन श्याओहुआ है, जाओ और उसे अभी के अभी ढूंढ कर घर लाओ। गू यांझे बेचारा परेशान हो जाता है कि दादी रास्ते में चलते फिरते किसी को भी बहू कैसे चुन सकती है, लेकिन दादी के जिद के आगे वो श्याओहुआ को ढूंढने के लिए हाँ कह देता है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। चू रैन श्याओहुआ को लेकर गेंटिंग क्लब पहुँचती है। वो श्याओहुआ को एक बहुत ही छोटे और मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए देती है। श्याओहुआ बेचारी हिचकिचाती है, लेकिन चू रैन उसे झांसा देती है कि शहर की लड़कियां ऐसे ही रहती हैं। चू रैन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो श्याओहुआ से कहती है, अंदर जो बॉस है, अगर तुमने उन्हें एक रात खुश कर दिया तो तुम्हें पूरे 3000 युआन मिलेंगे। मासूम श्याओहुआ को लगता है कि ये कोई बड़ी और अच्छी नौकरी है। उसी समय गू ग्रुप का प्रेसिडेंट गू यांझे भी उसी क्लब में एंट्री करता है। चू रैन उसे देखकर सपने बुनने लगती है कि काश वो गू यांझे की नजर में आ जाए तो उसकी लाइफ सेट हो जाए, लेकिन असल में चू रैन ने गू ग्रुप की ही एक ब्रांच के ठरकी मैनेजर जो से डील की हुई थी। मैनेजर जो कमरे में बैठा चू रैन से कहता है, कहाँ है वो लड़की जिसे तुमने लाने का वादा किया था? और चू रैन बड़े गर्व से कहती है, बस आ ही गई है। कहानी आगे बढ़ती है और चू रैन उस ठरकी मैनेजर जो को पटाने में लगी होती है। वो श्याओहुआ को कमरे में बुलाती है और कहती है, रैन रैन, आज तुम्हारा शहर में पहला दिन है, चलो इस बात पर एक ड्रिंक हो जाए। लेकिन दोस्तों, इस मतलबी चू रैन ने उस शराब में नशीली दवा मिला दी थी। उसका प्लान था कि श्याओहुआ जैसे ही बेहोश होगी वो उसे सीधे मैनेजर के बिस्तर पर भेज देगी। दूसरी तरफ इसी गेंटिंग क्लब में हमारे हैंडसम प्रेसिडेंट गू यांझे भी आए हुए थे, जिन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उनका असिस्टेंट उन्हें कमरे में आराम करने के लिए छोड़ देता है। इधर नशीली दवा के असर से श्याओहुआ बेहाल हो जाती है। ठरकी मैनेजर जो उसे दबोच लेता है और हंसते हुए कहता है, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, मैं गू ग्रुप की ब्रांच का मैनेजर हूँ। श्याओहुआ चिल्लाती है, लेकिन तभी धमाका, दरवाजे पर एंट्री होती है साक्षात गू यांझे की। मैनेजर गुस्से में चिल्लाता है, कौन है बे जिसने मेरे काम में टांग अड़ाई? लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने खुद उसके बिग बॉस गू यांझे खड़े थे। मैनेजर थर-थर कांपने लगता है और माफी मांगकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। अब गू यांझे भी नशे में धुत थे और श्याओहुआ पर भी नशीली दवा का पूरा असर था। श्याओहुआ कहती है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और दोस्तों, इसी मधोशी की हालत में उन दोनों के बीच एक अनजानी रात बीत जाती है। अगली सुबह जब श्याओहुआ की आंख खुलती है तो वो खुद को एक हैंडसम लड़के के साथ बिस्तर पर पाती है। वो डर जाती है और सोचती है, अगर गांव में किसी को पता चला कि शहर के पहले ही दिन में किसी मर्द के साथ सो गई तो सरपंच मुझे जान से मार देगा। वो घबराकर तुरंत वहां से भाग खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद गू यांझे की आंख खुलती है। उन्हें याद आता है कि रात में कोई लड़की उनके साथ थी, लेकिन ज्यादा पीने की वजह से उन्हें उसका चेहरा याद नहीं रहता। बिस्तर पर उन्हें एक बायोडेटा मिलता है जो असल में श्याओहुआ का था। गू यांझे सोचते हैं, क्या ये वही शेन श्याओहुआ है जिसे दादी ढूंढ रही हैं? वो तुरंत अपने असिस्टेंट ली को उसे ढूंढने का काम सौंप देते हैं। अगले दिन चू रैन बड़े मजे से मैनेजर जो को फोन करके पूछती है, हाँ मैनेजर साहब, कल रात मेरी सहेली की सर्विस कैसी लगी, खुश हुए ना? ये सुनते ही मैनेजर जोब भड़क जाता है और चिल्लाता है, चू रैन तू मुझे मरवाएगी क्या? वो लड़की गू ग्रुप की यांझे की औरत निकली, तेरी वजह से मैंने अपने बिग बॉस से पंगा ले लिया, अब तू देख।
फोन करते ही चू रैन के दिमाग की बत्ती जलती है। वो सोचती है शाओ हुआ सिर्फ एक दिन में इतने बड़े बिजनेसमैन गु यांजे की औरत बन गई। अगर शाओ हुआ को ये बात नहीं चाहिए तो अब से गु यांजे की वो औरत मैं बनूंगी। वो शाओ हुआ से पूछती है कि रात में क्या हुआ, लेकिन शाओ हुआ डर के मारे कह देती है कि उसे कुछ याद नहीं और वो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। तभी शाओ हुआ के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। अरे भाई, ये तो वही प्यारी दादी माँ थी। दादी माँ कहती हैं, शाओ हुआ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए अपने पोते की कंपनी गू ग्रुप में एक इंटरव्यू अरेंज किया है, तुम्हें वहां जरूर जाना है। शाओ हुआ मना करती है कि वो बहुत गरीब परिवार से है, लेकिन दादी माँ के प्यार के आगे वो मना नहीं कर पाती। उधर दादी माँ तुरंत गु यांजे को फोन लगा देती हैं और कहती हैं, सुन यांजे, मेरी पसंद की बहू आज तेरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ रही है। इस मौके को हाथ से मत जाने देना और पहली ही नजर में उसे अपना दीवाना बना लेना। गु यांजे चिढ़कर कहता है, दादी आप रास्ते से किसी को भी उठाकर मेरी पत्नी नहीं बना सकती। हमारी मासूम शाओ हुआ वहाँ क्लीनर की नौकरी के लिए पहुँचती है, लेकिन वहाँ का घमंडी इंटरव्यूअर शाओ हुआ का गाँव का बैकग्राउंड देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, ये शहर की नंबर 1 कंपनी है, यहाँ तुम्हारे जैसे गवारों के लिए जगह नहीं है, जाओ जाकर बर्तनों की दुकान में काम करो। शाओ हुआ भी करारा जवाब देती है कि गांव का होने से किसी की काबिलियत कम नहीं होती। तभी वहां एंट्री होती है साक्षात प्रेसिडेंट गु यांजे की। इंटरव्यूअर को लगता है कि बॉस उसका साथ देंगे, लेकिन ट्विस्ट, गु यांजे उस घमंडी इंटरव्यूअर को ही नौकरी से लात मार देते हैं और शाओ हुआ को जॉब पर रख लेते हैं। जब शाओ हुआ जाने लगती है तो वो लड़खड़ाती है और गु यांजे उसे संभालते हैं। गु यांजे को वो छुअन जानी पहचानी लगती है, पर वो पहचान नहीं पाते। शाओ हुआ मन ही मन डर जाती है कि कहीं बॉस उसे पहचान न ले। अब गु यांजे अपने कैबिन में पहुंचते हैं, जहां असिस्टेंट बताता है कि दादी की भेजी हुई शेन शाओ हुआ आ चुकी है। और कैबिन में कौन बैठा है? जी हाँ, हमारी परम विलेन चू रैन, जो खुद को शाओ हुआ बताकर बैठी है। गु यांजे उससे कहते हैं, कल रात जो हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। तुम चाहो तो हर जाने के तौर पर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ ले सकती हो। लेकिन चू रैन तो बड़ी खिलाड़ी है, वो मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है, आप मुझे क्या समझते हैं? आपने कल रात मेरी वर्जिनिटी ली है, मुझे पैसे नहीं, आपसे शादी करनी है। गु यांजे उसकी बात मान लेते हैं और उसे अपने आलीशान विला में शिफ्ट होने को कहते हैं। चू रैन खुशी खुशी घर आती है और असली शाओ हुआ को नीचा दिखाते हुए कहती है, शाओ हुआ, मुझे तो करोड़पति पति मिल गया है, अब मैं विला में राज करूंगी। शाओ हुआ बेचारी सीधी है, वो कहती है कि शहर के लोग चालाक होते हैं, संभल कर रहना, पर चू रैन उसे जलकुकड़ी समझकर चली जाती है। चू रैन जैसे ही गु परिवार के आलीशान विला में पहुंचती है, खुद को वहां की महारानी समझने लगती है। उधर असली शाओ हुआ को उसी विला में सफाई के काम के लिए भेजा जाता है। वहां दादी माँ आराम कर रही होती है। चू रैन दादी माँ को एक मामूली नौकरानी समझ लेती है और उन पर रौब झाड़ते हुए कहती है, ए बुढ़िया, चल मेरे लिए सेब छील, मैं इस घर की मालकिन हूँ और गु यांजे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दादी माँ को गुस्सा आ जाता है। तभी गु यांजे वहाँ पहुँचते हैं। चू रैन शिकायत करती है, देखिए ना मिस्टर गु, आपकी ये नौकरानी मेरी बात नहीं सुन रही। गु यांजे गुस्से में चिल्लाते हैं, नन नन न, तमीज से बात करो, ये मेरी दादी माँ है। चू रैन के होश उड़ जाते हैं। दादी माँ गु यांजे को फटकारती हैं, यांजे, तुम इस बदतमीज लड़की को मेरी बहू बनाने वाले हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। गु यांजे भी चू रैन को उसकी औकात याद दिलाते हैं कि वो सिर्फ एक रात के रिश्ते की वजह से यहाँ है, अपनी हद में रहे। विला के बाहर दादी माँ उदास बैठी होती हैं। तभी सफाई करती हुई असली शाओ हुआ उनके पास आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। दादी माँ को जब पता चलता है कि गु यांजे ने इतनी प्यारी लड़की को सिर्फ एक क्लीनर बना दिया है, तो वो गुस्से में लाल होकर गु यांजे के कैबिन में पहुंच जाती हैं और कहती हैं, अंधे हो क्या, शेन शाओ हुआ जैसी अच्छी लड़की को क्लीनर बना दिया और उस चुड़ैल को मंगेतर। अब यहाँ गु यांजे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने दोनों लड़कियों का नाम शेन शाओ हुआ है। तभी चू रैन वहाँ सूप लेकर आती है। उसकी आवाज सुनकर असली शाओ हुआ चौंक जाती है, लेकिन वो छुप जाती है। चू रैन देख लेती है कि शाओ हुआ दादी माँ के करीब आ रही है। वो डर जाती है कि कहीं उसका झूठ न पकड़ा जाए, इसलिए वो रात को गु यांजे के बेडरूम में घुस जाती है और उन्हें रिझाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही गु यांजे उसके करीब आते हैं, वो उसे बेड से धक्का दे देते हैं और कहते हैं, मेरे बेडरूम से बाहर निकलो, और तुम्हारी खुशबू बदल क्यों गई है? कल रात वाली खुशबू कहाँ है? चू रैन झूठ बोल लेती है कि उसने शैम्पू बदल लिया है। गु यांजे नकली शाओ हुआ यानी चू रैन को डांटते हुए कहते हैं, मुझे गुलाब की खुशबू से सख्त नफरत है, बाहर निकलो। चू रैन गाँव का रोना रोती है, लेकिन यांजे साफ कह देते हैं कि जो अपनी इज्जत नहीं कर सकता उसकी कोई इज्जत नहीं करता। यांजे को समझ आ जाता है कि ये लड़की उस रात वाली बिल्कुल नहीं है। अगले दिन कंपनी में एक नई विलेन सेक्रेटरी सू मेलिंग की एंट्री होती है। वो हमारी मासूम शाओ हुआ का फोन गिरा देती है और
उल्टा उसी पर चिल्लाने लगती है, गवार कहीं की, घमंडी क्लीनर, मेरे इतने महंगे फोन की औकात है तेरी। श्याओ हुआ को रोता देखकर वहां खुद प्रेसिडेंट गु यानझे आ जाते हैं। वो सेक्रेटरी सू को ऐसी झाड़ लगाते हैं कि वो कांपने लगती है। यानझे कहते हैं कि गु ग्रुप में दूसरों की बेइज्जती करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, और यहीं पर यानझे अपनी पावर दिखाते हुए श्याओ हुआ को क्लीनर से सीधे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना देते हैं। शाम को यानझे श्याओ हुआ से कहते हैं, आज रात एक इम्पॉर्टेंट डिनर है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन श्याओ हुआ मना कर देती है कि उसकी अपने भाई जैसे चेन होंग्यू के साथ मॉल जाने की प्लानिंग है। अब हमारे सीईओ साहब को लग जाती है मिर्ची। वो तुरंत अपना डिनर कैंसिल करते हैं और कहते हैं, मैं भी उसी मॉल का इंस्पेक्शन करने आ रहा हूँ। मॉल में श्याओ हुआ यानझे की मुलाकात होंग्यू से करवाती है। होंग्यू बताता है कि उसकी सगी छोटी बहन 5 साल की उम्र में खो गई थी, इसलिए वो श्याओ हुआ को अपनी सगी बहन की तरह मानता है। और दोस्तों, ट्विस्ट ये है कि श्याओ हुआ भी गोद ली हुई है, यानी ये दोनों सचमुच सगे भाई बहन हैं। होंग्यू जब श्याओ हुआ के लिए मिल्क टी लेने जाता है तो यानझे श्याओ हुआ को शॉपिंग कराने ले जाते हैं। श्याओ हुआ एक दुकान में 1 लाख रुपए की ड्रेस देख रही होती है। तभी वहां की घमंडी सेल्स गर्ल उसका मजाक उड़ाती है, ए भिखारिन, 100 रुपए के कपड़े पहनकर आ गई, छूना मत, खराब हो जाएगी। तभी पीछे से कड़क आवाज आती है, इसे छूने की हिम्मत मैंने दी है। साक्षात गु यानझे वहां खड़े थे। यानझे उस घमंडी सेल्स गर्ल को सबक सिखाने के लिए कहते हैं, इस रैक पर जितने भी कपड़े हैं, हर कलर और हर डिजाइन के इसके साइज के पैक कर दो। श्याओ हुआ डर जाती है कि कहीं ये उसकी सैलरी से तो नहीं कटेगा, लेकिन यानझे मुस्कुराकर कहते हैं, चिंता मत करो, ये तुम्हारी नौकरी का बर्थडे गिफ्ट है। इतना ही नहीं, यानझे उस घमंडी सेल्स गर्ल और मॉल के मैनेजर को तुरंत नौकरी से सस्पेंड कर देते हैं। तभी होंग्यू मिल्क टी लेकर वापस आता है। यानझे श्याओ हुआ को एक नया महंगा फोन गिफ्ट करते हैं और उसके लिए स्पेशल कॉफी मंगवाते हैं, लेकिन होंग्यू बीच में आकर कहता है, प्रेसिडेंट गु, श्याओ हुआ को कॉफी पसंद नहीं है और ये हमारा फैमिली मैटर है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ दोनों मर्दों के बीच की ईगो वॉर देखने लायक होती है। वहां से जाते हुए होंग्यू श्याओ हुआ को समझाता है, श्याओ हुआ, इस सीईओ से दूर रहो, इसकी पहले से एक मंगेतर है और वो उसके साथ विला में रहती है, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। श्याओ हुआ कहती है कि वो सिर्फ बॉस और सेक्रेटरी है, वो कभी किसी की लाइफ में तीसरी औरत नहीं बनेगी। उधर विला में चूराइन समझ जाती है कि गु यानझे का मूड खराब है। वो पैर छूकर नाटक करती है, मिस्टर गु, मुझसे दादी माँ के सामने गलती हो गई थी, प्लीज मुझे मत निकालिए, मैं इस घर की नौकरानी बनकर भी रहने को तैयार हूँ। गु यानझे उसे रहने की इजाजत दे देते हैं। गो ग्रुप के ऑफिस में जहां सेक्रेटरी सू मेलिंग और उसकी चमचियां श्याओ हुआ की पीठ पीछे बुराई कर रही होती हैं कि ये गवार लड़की तो बॉस के केबिन के आसपास भी भटकने के लायक नहीं है, तभी श्याओ हुआ अनजाने में सीधे गु यानझे के केबिन में फाइल देने घुस जाती है। सू मेलिंग खुश हो जाती है कि अब तो बॉस इसे धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। श्याओ हुआ डरकर जैसे ही बाहर भागने लगती है, यानझे उसे रोकते हैं और पूरी कंपनी के सामने कहते हैं, रुको, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, तुम जब चाहो मेरे केबिन में आ जा सकती हो। इसके बाद यानझे उससे पूछते हैं कि कल रात वो अपने उस तथाकथित भाई होंग्यू के साथ कहाँ गई थी। श्याओ हुआ चहकते हुए कहती है, वो मुझे शहर के मशहूर स्नेल राइस नूडल्स खिलाने ले गए थे, वो इतनी टेस्टी होते हैं ना। यानझे को फिर से जलन होने लगती है और वो तुरंत कहते हैं, चलो मुझे भी अभी के अभी वो नूडल्स खाने हैं, मैं बहुत भूखा हूँ। अब आप सोचिए दोस्तों, अरबपति सीईओ गु यानझे एक मामूली सी सड़क किनारे की दुकान पर बैठकर नूडल्स खा रहे हैं। पहली बार में तो वो उसकी महक सूंघकर कहते हैं, छी, इसमें से तो सड़ने जैसी बदबू आ रही है। लेकिन जैसे ही श्याओ हुआ उन्हें प्यार से पहला निवाला खिलाती है, यानझे का दिल पिघल जाता है और वो कहते हैं, वाह, ये तो सचमुच बहुत टेस्टी है, आगे से मुझे रोज ऐसी ही जगहों पर खाने ले जाया करो। घर लौटते हुए श्याओ हुआ सोचती है कि बॉस उसके साथ इतने प्यार से क्यों पेश आ रहे हैं, कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करने लगे। पर तभी उसे याद आता है कि बॉस की तो पहले से एक गर्लफ्रेंड है। इधर कंपनी में विलन सू मेलिंग का सामना विला से आई नकली बहू चू रैन से होता है। सू मेलिंग तुरंत चू रैन के पैर छूने लगती है और चमचागिरी करते हुए कहती है, मैडम, आप इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन आपको पता है आपके पीठ पीछे वो चूहे जैसी दिखने वाली क्लीनर श्याओ हुआ बॉस को अपने जाल में फंसा रही है। आज बॉस उसी के साथ डिनर पर गए हैं। ये सुनकर चू रैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर जाती है कि अगर असली श्याओ हुआ गु यानझे के ज्यादा करीब आ गई तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। वो सू मेलिंग से कहती है, तुम उस श्याओ हुआ पर 24 घंटे नजर रखो, वो जो भी करे मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। जब मैं इस घर की पक्की मालकिन बन जाऊंगी तो तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। दोनों विलेन्स अब हाथ मिला चुकी हैं। अगले दिन श्याओ हुआ
शाहुआ अपने भाई जैसे दोस्त होंग्यू के साथ एक रेस्टोरेंट में चूरान का इंतजार कर रही होती है। चूरान उन्हें 1 घंटे तक इंतजार करवाने के बाद वहां पहुंचती है, लेकिन भाई साहब उसका लुक देखकर शाहुआ और होंग्यू के होश उड़ जाते हैं। वो महंगे ब्रांडेड कपड़े, चश्मा और बैग लटकाए पूरी हाई सोसाइटी की लेडी बनकर आती है। चूरान शाहुआ को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो कहती है, मेरा पति बहुत अमीर है, मुझे फार्म करने की कोई जरूरत नहीं है। शाहुआ, तुम कब तक जानवरों की तरह, गधों की तरह नौकरी करती रहोगी? किसी अमीर मर्द को फंसाओ और लाइफ सेट करो। शाहुआ साफ कह देती है कि वो अपने हाथ पैरों पर भरोसा रखती है, किसी मर्द के टुकड़ों पर नहीं। तभी चूरान एक नया पासा फेंकती है। वो होंग्यू को कॉफी लेने के बहाने बाहर भेज देती है और शाहुआ से अकेले में कहती है, शाहुआ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि होंग्यू तुम्हें कितना पसंद करता है? वो इतना ईमानदार और हैंडसम है, तुम उसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? चूरान का असली प्लान ये है कि अगर शाहुआ की शादी होंग्यू से हो जाएगी तो वो गु यानजे की लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और चूरान का राज कभी नहीं खुलेगा। शाहुआ कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? होंग्यू के दिल में सिर्फ उसकी खोई हुई सगी बहन है, वो मुझे सिर्फ अपनी छोटी बहन मानता है और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। इस पर चूरान ताना मारती है, तो क्या तुम किसी अमीर घराने के सपने देख रही हो? क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? शाहुआ घबराकर मना कर देती है कि वो सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दे रही है। जब शाहुआ कहती है कि वो उसके अमीर पति से मिलना चाहती है तो चूरान घबराकर बहाना बना देती है, अरे मेरे पति बहुत बड़े CEO हैं, वो बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास तुम जैसे आम लोगों के लिए टाइम नहीं है। चूरान रेस्टोरेंट से नखरे दिखाकर चली जाती है। शाहुआ और होंग्यू उसकी गाड़ी का पीछा करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि चूरान किसी मुसीबत में न फंस जाए। लेकिन तभी ट्विस्ट, होंग्यू की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और वो रुक जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टायर अपने आप पंक्चर हुआ। जी नहीं, दूर खड़ी गाड़ी से खुद गु यानजे ये सब देख रहे होते हैं। शाहुआ को होंग्यू के साथ देखकर यानजे की जलन 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट ली को फोन घुमाते हैं और कहते हैं, इस शाहुआ के पास कुछ ज्यादा ही खाली टाइम है जो डेटिंग कर रही है। इसे तुरंत बताओ कि इसका प्रमोशन हो गया है, ये अब मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है और इसे कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस संभालनी है। इसे अभी के अभी मेरे विला पर बुलाओ। शाहुआ बेचारी डर जाती है। होंगी उसे रोकता है कि इतनी रात को किसी मर्द के घर जाना ठीक नहीं, लेकिन शाहुआ कहती है कि बॉस की तो गर्लफ्रेंड है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। जैसे ही गु यानजे के विला पहुंचती है, वहां चूरान पहले से ही यानजे को रिझाने के लिए सूप लेकर खड़ी होती है। शाहुआ को देखकर चूरान के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत अपना चेहरा छुपा लेती है और बहाना बनाती है, मिस्टर गु, मुझे चेहरे पर भयंकर एलर्जी हो गई है, मैं किसी के सामने नहीं आ सकती, और वो वहां से भाग जाती है। शाहुआ को उसकी पीठ और फिगर बहुत जानी पहचानी लगती है, पर वो समझ नहीं पाती। अब विला के कमरे में गु यानजे और शाहुआ अकेले हैं। यानजे ताना मारते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का काम छोड़कर तुम बाहर डेटिंग कर रही थी। शाहुआ कहती है, सर मैंने कब डेटिंग की, और क्या रात में काम करने का ओवरटाइम पैसा मिलेगा? यानजे मुस्कुराकर मना कर देते हैं। शाहुआ को डर लगता है कि कोई देख न ले, इसलिए वो कमरे का दरवाजा खुला रखने को कहती है। तभी यानजे बड़बड़ाते हैं, काम पर ध्यान दो, अपने आसपास के पड़ोसियों के जाल में मत फंसो। शाहुआ सोचने लगती है कि क्या बॉस को उस रात की बात याद है। उधर चूरान अपने बेडरूम में पागल हो रही होती है कि आज रात तो वो गु यानजे को अपने जाल में फंसाकर ही रहेगी। वो गु यानजे के कमरे में जाती है और रोने का नाटक करती है, मिस्टर गु, आप मुझे छूते तक नहीं है, मैं गांव की हूँ पर आपने मेरी वर्जिनिटी ली है। इस बार गु यानजे का पारा चढ़ जाता है। वो कड़क आवाज में कहते हैं, मैंने तुम्हें सिर्फ उस रात के हर जाने के तौर पर यहाँ रहने दिया है। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो मैं तुम्हें 10 मिलियन का चेक देता हूँ, इसे लो और मेरे विला से दफा हो जाओ। चूरान अंदर से कांप जाती है और समझ जाती है कि रोने धोने से काम नहीं चलेगा। अब चूरान अपनी विलेन दोस्त सू मेलिंग को फोन लगाती है और भड़कते हुए कहती है, तुम ऑफिस में कर क्या रही हो? उस बदसूरत शाहुआ को गु यानजे ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया है, वो विला में काम करने आ रही है, कुछ ऐसा करो कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। सू मेलिंग भी अपनी भड़ास निकालती है, मैडम मैं खुद परेशान हूँ, मैं 10 साल से बॉस के साथ हूँ, मुझे कभी घास नहीं डाली और इस गांव की लड़की को सर पर चढ़ा लिया, ये तो पूरी छुपी रुस्तम निकली। तब चूरान उसे एक गंदा आइडिया देती है। गु यानजे को सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब कोई सरेआम मीडिया के सामने कंपनी की बेइज्जती करे। कल कंपनी की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ ऐसा तमाशा करो कि शाहुआ पूरी दुनिया के सामने जलील हो जाए और गु यानजे खुद उसे लात मारकर कंपनी से निकाल दे। सू मेलिंग हंसते हुए कहती है, डोंट वरी मैडम, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहुआ का वो हश्र होगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने ही वाली होती है कि विलन सू मेलिंग शाहुआ को फंसाने के लिए उसका मंगाया हुआ खाना खुद खा लेती है और फूड पॉइजनिंग का नाटक करने लगती है। वो चिल्लाती है, शाहुआ ने मुझे मारने के लिए खाने में कुछ मिलाया था। उसका प्लान था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रुक जाए, लेकिन ट्विस्ट, गु यानजे कहते हैं, सू मेलिंग को अस्पताल ले जाओ और शाहुआ तुम आज की एंकर बनोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
शाओ हुआ स्टेज पर जाती है और अपनी सादगी और समझदारी से ऐसी शानदार स्पीच देती है कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुपर हिट हो जाती है। विलन चू रैन और सू मेलिंग का प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी देखकर यानजे इतने खुश होते हैं कि वो शाओ हुआ की सैलरी सीधे 1 लाख रुपए महीना कर देते हैं। ये देखकर उसका भाई होंग्यू कहता है, शाओ हुआ तुम मेरे कहने पर इससे अच्छी नौकरी कर सकती हो। यानजे को फिर मिर्ची लगती है। वो कहते हैं, क्या मेरी सेक्रेटरी होने में कोई फ्यूचर नहीं है? अब इसकी सैलरी 1 लाख है। पार्टी मनाने के लिए सब जेंटिंग क्लब पहुंचते हैं, जहां यानजे 2 लाख रुपए की महंगी शराब मंगवाते हैं। वहां सब मिलकर ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं। होंग्यू शाओ हुआ से पूछता है, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? शाओ हुआ शर्माकर सच बताने की बजाय शराब पी लेती है। रात को जब शाओ हुआ नशे में धुत हो जाती है तो गू यानजे उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं। नशे में शाओ हुआ यानजे को देखकर कहती है, अरे तुम तो वही हो ना जिसने उस रात मेरी मदद की थी। हमारा कितना पुराना नसीब है। यानजे के होश उड़ जाते हैं। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उस रात वाली लड़की चू रैन नहीं बल्कि शाओ हुआ है। अगली सुबह जब शाओ हुआ सोकर उठती है तो यानजे के सामने बहुत शर्माती है। वो कहती है, सर आपकी गर्लफ्रेंड गुस्सा करेगी, हमसे दूरी बनाकर रखिए। यानजे मुस्कुराकर कहते हैं, और अगर मैं कहूँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो? वो शाओ हुआ को पेड लीव देकर घर भेज देते हैं। उधर विला में चू रैन को पता चलता है कि यानजे और शाओ हुआ ने रात क्लब में साथ गुजारी है। वो यानजे पर चिल्लाती है, तुमने मुझे धोखा दिया। इस बार यानजे दहाड़ते हैं, चुप रहो, शाओ हुआ मेहनती और संस्कारी है और तुम सिर्फ पैसों की भूखी हो। तुम भी गांव की हो और वो भी, पर तुम में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसी वक्त मेरे विला से दफा हो जाओ, असिस्टेंट ली तुम्हें हर्जाने के पैसे दे देगा। चू रैन को धक्के मारकर विला से बाहर निकाल दिया जाता है। यही नहीं, यानजे ऑफिस जाकर सू मेलिंग को भी धमकी देते हैं कि अगर दोबारा शाओ हुआ के खिलाफ साजिश रची तो सीधे जेल भेजेंगे। यानजे शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाने वाले होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि शाओ हुआ की तबीयत खराब है और वो अस्पताल गई है। यानजे मीटिंग छोड़कर सीधे अस्पताल भागते हैं। अस्पताल में डॉक्टर शाओ हुआ को चेकअप के बाद एक ऐसी रिपोर्ट थमाते हैं जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहते हैं, बधाई हो, आप 1 महीने से प्रेग्नेंट हैं। आपका पति कहाँ है? शाओ हुआ रोते हुए कहती है, मेरा कोई पति नहीं है। वो फैसला करती है कि वो इस बच्चे को जन्म देगी। तभी वहाँ गू यानजे पहुँच जाते हैं। शाओ हुआ डर के मारे अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि यानजे की तो गर्लफ्रेंड है चू रैन। वो नहीं चाहती कि यानजे को इस बच्चे के बारे में पता चले। यानजे उसे गाड़ी से उसके पुराने घर छोड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर यानजे को याद आता है कि उस रात वाली लड़की भी इसी इलाके में रहती थी। वो असिस्टेंट ली को फोन करके कहते हैं, जेंटिंग क्लब के उस रात के सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो, मुझे सच जानना है। उधर चू रैन विला से रोती हुई अपने पुराने घर लौटती है जहाँ शाओ हुआ रह रही होती है। शाओ हुआ के घर में जहाँ उसकी दुष्ट सहेली चू रैन को पता चल जाता है कि शाओ हुआ बिना शादी के प्रेग्नेंट है। वो उस पर चिल्लाती है, तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ये एक नाजायज बच्चा कहलाएगा, चलो अभी इसका अबॉर्शन कराओ। लेकिन शाओ हुआ हिम्मत दिखाती है और कहती है, बच्चा मासूम है, मैं एक गैर जिम्मेदार मां नहीं बनूंगी, मैं इसे अकेले पालूंगी। तभी वहाँ शाओ हुआ का भाई जैसा दोस्त चैन होंग्यू आ जाता है। वो शाओ हुआ को खुश करने के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाता है। होंग्यू बातों बातों में शाओ हुआ को प्रपोज कर देता है और कहता है, मैं अब तुम्हारा भाई बनकर नहीं रहना चाहता, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लेकिन शाओ हुआ रोते हुए उसे सच बता देती है, होंग्यू मैं प्रेग्नेंट हूँ, एक हादसे में किसी ने मेरी जान बचाई थी, ये उसी का बच्चा है। होंग्यू पहले तो गुस्से से लाल हो जाता है, पर शाओ हुआ की ममता देखकर उसके फैसले का सम्मान करता है और कहता है, ठीक है, मैं इस बच्चे का गॉडफादर बनूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तभी खाना खाते वक्त शाओ हुआ का सोडा गिर जाता है और वो बचपन की तरह कहती है, बुरे काम से ही कुछ अच्छा होता है। ये लाइन सुनते ही होंग्यू चौंक जाता है क्योंकि बचपन में उसकी खोई हुई सगी बहन भी यही कहती थी। होंग्यू तुरंत अपने सीनियर को फोन लगाता है और शाओ हुआ का बैकग्राउंड चेक करने को कहता है। उधर विलन सू मेलिंग इन दोनों की बातें छुप कर सुन लेती है और उनकी फोटो खींचकर चू रैन को भेज देती है कि शाओ हुआ का बच्चा गू यानजे का नहीं बल्कि इस चैन होंग्यू का है। अगले दिन ऑफिस में गू यानजे एक बहुत बड़े डोंगभंग प्रोजेक्ट की घोषणा करते हैं। वो सू मेलिंग और शाओ हुआ दोनों को अलग अलग टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाने को कहते हैं और जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का वादा करते हैं। विलन सू मेलिंग रात को शाओ हुआ का लैपटॉप चुराकर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी की राइवल कंपनी तियानशियन ग्रुप को लीक कर देती है। अगले दिन जब बड़ी बिडिंग मीटिंग शुरू होती है तो तियानशियन ग्रुप और गू ग्रुप के डॉक्यूमेंट्स हूबहू एक जैसे निकलते हैं। तियानशियन ग्रुप का मैनेजर चिल्लाता है, गू ग्रुप ने हमारी फाइल चोरी की है, इस शाओ हुआ को अभी के अभी जेल भेजो। शाओ हुआ रोने लगती है कि उसने चोरी नहीं की। तभी हमारे हीरो गू यानजे खड़े होते हैं और अपनी पूरी कंपनी दांव पर लगाते हुए कहते हैं, मैं गू यानजे अपनी पूरी कंपनी को गारंटी पर रखता हूँ, शाओ हुआ कभी चोरी नहीं कर सकती। तभी वहाँ इस पूरे प्रोजेक्ट के चीफ हेड यानी साक्षात चैन होंग्यू की ग्रैंड एंट्री होती है।
होंग्यू अपनी पावर दिखाते हुए तियानशियन ग्रुप के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर देता है, लेकिन तभी बाजी हारते देख विलन सू मेलिंग पूरी मीडिया के सामने नीचता पर उतर आती है और चिल्लाती है, अरे ये बड़े ऑफिसर साहब तो इस चोर श्याओ हुआ के आशिक हैं, तभी तो इसका साथ दे रहे हैं। वैसे भी ये श्याओ हुआ बिना शादी के प्रेग्नेंट है, ये तो इस ऑफिसर के बच्चे की मां बनने वाली है। पूरी मीडिया में हड़कंप मच जाता है। श्याओ हुआ शर्म से सिर झुका लेती है, लेकिन तभी आता है कहानी का सबसे बड़ा महा ट्विस्ट। प्रेसिडेंट गु यांजे आगे आते हैं, श्याओ हुआ का हाथ थामते हैं और पूरी दुनिया के सामने दहाड़ते हैं, खबरदार जो किसी ने श्याओ हुआ के खिलाफ एक शब्द भी बोला। श्याओ हुआ मेरी मंगेतर है और उसके पेट में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरा यानी गु यांजे का है। ये सुनते ही सू मेलिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और श्याओ हुआ भी हैरान रह जाती है कि बॉस ये क्या कह रहे हैं। यांजे अपनी पावर से सू मेलिंग को उसी वक्त नौकरी से लात मारकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद यांजे श्याओ हुआ को अपने साथ ले जाने लगते हैं, पर होंग्यू उन्हें रोकता है। तभी होंग्यू के पास उसके सीनियर पेई का फोन आता है, जो कंफर्म कर देता है कि श्याओ हुआ के डीएनए सैंपल्स होंग्यू से मैच हो गए हैं। होंग्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो श्याओ हुआ के पास जाता है और रोते हुए कहता है, मेरी प्यारी छोटी बहन, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था और तुम मेरे इतने करीब थी। श्याओ हुआ को जब पता चलता है कि होंग्यू ही उसका सगा बड़ा भाई है, तो वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। ऑफिस में एक गरीब कर्मचारी अपने बच्चे को साथ लाता है, तो विलेन सू मेलिंग उसे डांट कर नौकरी से निकालने की धमकी देती है। तभी वहाँ गु यांजे आ जाते हैं। सू मेलिंग को लगता है कि बॉस उस कर्मचारी को निकालेंगे, लेकिन ट्विस्ट, यांजे कहते हैं कंपनी में हर महिला कर्मचारी के अधिकारों का सम्मान होगा। असिस्टेंटली यहाँ तुरंत बच्चों के खेलने के लिए एक शानदार प्लेग्राउंड बनवाओ। श्याओ हुआ ये देखकर खुश हो जाती है कि बॉस बच्चों से कितना प्यार करते हैं। वो उन्हें अपनी प्रेगनेंसी का सच बताने ही वाली होती है कि तभी असिस्टेंट आकर कहता है, सर विला से फोन है कि आपकी मंगेतर चू रैन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर श्याओ हुआ का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि यांजे तो अब बाप बनने वाले हैं, इसलिए वो चुपचाप अपना इस्तीफा दे देती है और अपने भाई होंग्यू से कहती है, भाई मैं शहर छोड़कर हमेशा के लिए गांव वापस जा रही हूँ। मैं इस बच्चे को अकेले पालूंगी, पर यांजे को कभी नहीं बताऊंगी क्योंकि उसकी मंगेतर भी प्रेग्नेंट है। उधर विला में चू रैन अपनी झूठी प्रेगनेंसी को सच करने के लिए शराब पीकर पार्टियां कर रही होती है। नौकरानियां जब गु यांजे से शिकायत करती हैं, तो यांजे शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को लेकर विला पहुंच जाते हैं। डॉक्टर चू रैन को चेक करके साफ कह देता है, प्रेसिडेंट गु, ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, ये सिर्फ नाटक कर रही है। चू रैन गु यांजे के पैरों में गिर जाती है। मिस्टर गु, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए झूठ बोला। लेकिन गु यांजे दहाड़ते हैं, मुझे धोखेबाजों से सख्त नफरत है। मैं तुम्हें गाड़ी, विला और कैश दे सकता हूँ, लेकिन गु परिवार की बहू का पद तुम्हारे जैसी घटिया लड़की को कभी नहीं मिलेगा। इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। चू रैन को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। बर्बाद होने के बाद चू रैन पागल हो जाती है। वो सू मेलिंग को फोन करती है और कहती है, श्याओ हुआ आज बस से गाँव जा रही है, कुछ ऐसा करो कि वो कभी गाँव पहुँच ही ना पाए। सू मेलिंग बस का एक्सीडेंट प्लान कर देती है। तभी होंग्यू गु यांजे को फोन करके चिल्लाता है, गु यांजे, तुम्हारी उस नकली मंगेतर ने श्याओ हुआ की जान लेने के लिए उसकी बस का एक्सीडेंट करवा दिया है, उसे बचाओ। बिना सोचे समझे गु यांजे अपनी कार भगाते हैं और श्याओ हुआ की बस के आगे अपनी कार अड़ा देते हैं। श्याओ हुआ तो बच जाती है, पर गु यांजे लहूलुहान हो जाते हैं। अस्पताल में जब डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, हम उन्हें नहीं बचा सके, प्लीज अपनी संवेदनाएं स्वीकार करें, तो श्याओ हुआ फूट फूट कर रोने लगती है और चिल्लाती है, गु यांजे, तुम ऐसे नहीं मर सकते। अगर तुम मर गए तो मैं और तुम्हारा ये बच्चा किसके सहारे जिएंगे? तुम बाप बनने वाले हो। तभी पीछे से आवाज आती है, सेक्रेटरी शैन, तुम रो किसके लिए रही हो? मरा तो वो बगल के कमरे का मरीज है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। गु यांजे को जिंदा देख श्याओ हुआ उसके गले लग जाती है। गु यांजे मुस्कुराकर पूछते हैं, तो तुम मेरे लिए इतना रो रही थी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ? और वो बड़े प्यार से श्याओ हुआ को संभालते हैं। चू रैन श्याओ हुआ के पास आती है और बड़ी हमदर्द बनकर उसे महंगे हेल्थ सप्लीमेंट्स देती है और कहती है, श्याओ हुआ, ये बहुत महंगे हैं, इन्हें खा लो, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए अच्छे हैं। श्याओ हुआ बेचारी अपनी इस सहेली पर भरोसा कर लेती है। उधर गु यांजे अभी भी गुस्से में श्याओ हुआ से पूछते हैं, आखिर इस बच्चे का बाप कौन है? क्या वो चैन होंग्यू है? श्याओ हुआ साफ मना कर देती है कि होंग्यू सिर्फ उसका भाई है। गु यांजे चिल्लाते हैं, तो फिर कौन है वो मर्द? तभी यांजे के फोन पर उनके असिस्टेंट ली का फोन आता है और वो कहता है, बॉस, जेंटिंग होटल की उस रात की सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो गई है। उस रात आपके कमरे में चू रैन नहीं बल्कि सेक्रेटरी शैन श्याओ हुआ आई थी। ये सुनते ही यांजे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि श्याओ हु के पेट में पल रहा बच्चा उसी का है। लेकिन तभी श्याओ हुआ अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। श्याओ हुआ
हुआ को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद बाहर आकर कहते हैं ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसे तो नॉर्मल पीरियड्स आए हैं और हैवी ब्लीडिंग की वजह से ये बेहोश हुई है। यांझे हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी डॉक्टर श्याओ हुआ के बैग से वो दवाइयाँ निकालते हैं जो चू रैन ने दी थी और कहते हैं इस लड़की ने कोई हेल्थ सप्लीमेंट नहीं बल्कि अबॉर्शन पिल खाई है, बच्चा गिराने की जहरीली दवा, इसी वजह से इसका मिसकैरेज हुआ और ब्लीडिंग हुई। ये सुनकर गु यांझे का खून खौल उठता है। होश आने पर श्याओ हुआ रोते हुए बताती है कि ये दवाइयाँ उसे चू रैन ने दी थी। गु यांझे सारा सच श्याओ हुआ के सामने रख देते हैं। श्याओ हुआ, उस रात कमरे में तुम थी, तुमने अपना रेज्यूमे वहाँ छोड़ दिया था। जब मेरा असिस्टेंट उस पते पर गया तो वहाँ चू रैन मिली और उसने तुम्हारा नाम चुराकर खुद को श्याओ हुआ बता दिया। मैंने आज तक उसे छुआ तक नहीं है। श्याओ हुआ को समझ आता है कि उसकी बचपन की सहेली इतनी गिर सकती है कि उसने उसके बच्चे की जान ले ली। गु यांझे गुस्से में चू रैन और ऑफिस की विलन सू मेलिंग की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार होते हैं। वो कहते हैं जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। लेकिन हमारी श्याओ हुआ सिर्फ सीधी नहीं है, वो समझदार भी है। वो गु यांझे को रोकती है और कहती है सर अपने हाथ गंदे मत कीजिए, इन विलेंस को सजा देने के लिए हमें एक नाटक करना होगा। आपको चू रैन के सामने ये दिखाना होगा कि आप मुझसे नफरत करते हैं। गु यांझे अपनी होने वाली बीवी की बात मान जाते हैं। अब शुरू होता है शह और मात का खेल। गु यांझे वापस अपने विला पहुंचते हैं जहां चू रैन पहले से बैठी होती है। गु यांझे कड़क आवाज में पूछते हैं तुम्हारा असली नाम चू रैन है ना? चू रैन डर जाती है पर झूठ बोलती है। हाँ मिस्टर गु, वो पंडित जी ने नाम बदलने को कहा था। तभी गु यांझे श्याओ हुआ के खिलाफ जहर उगलने का नाटक करते हैं और कहते हैं श्याओ हुआ कितनी बड़ी धोखेबाज निकली। वो झूठ बोल रही थी कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, वो तो प्रेग्नेंट ही नहीं है। उस लालची औरत ने मुझे फंसाने के लिए झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया। मुझे धोखेबाजों से नफरत है। चू रैन तुम कितनी पाक साफ हो, चलो हम एक नई शुरुआत करते हैं। चू रैन ये सुनकर फूली नहीं समाती। वो सोचती है कि श्याओ हुआ का पत्ता साफ हो गया और अब वो गु परिवार की पक्की मालकिन बनने वाली है। वो नहीं जानती कि वो खुद मौत के कुएं में कूद चुकी है। गु यांझे के केबिन में जहां यांझे चू रैन को फंसाने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं और कहते हैं चू रैन तुम भविष्य में मिसेस गु बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें कंपनी का बिजनेस सीखना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए ऑफिस में एक पोजीशन अरेंज कर रहा हूँ। चू रैन तो खुशी के मारे पागल हो जाती है। यांझे जाते जाते पासा फेंकते हैं, हाँ अपना नाम वापस श्याओ हुआ से बदल कर चू रैन ही रख लो। अगले दिन चू रैन सज धज कर मालकिन की तरह ऑफिस पहुँचती है। ऑफिस की दूसरी विलन सू मेलिंग उसके आगे पीछे घूमकर मक्खन लगाने लगती है। मैडम मैं तो हमेशा से आपके प्रति वफादार रही हूँ, मालकिन बनने के बाद मुझे मत भूलना। घमंड में अंधी हुई चू रैन हमारी असली श्याओ हुआ को देखते ही कहती है ए नौकरानी जरा मेरे लिए कड़क चाय लेकर आ। श्याओ हुआ मुस्कुराकर उसकी बातें सह लेती है। चू रैन श्याओ हुआ को ताना मारती है, सुना है तुम मिस्टर गु को फंसाने की कोशिश कर रही थी, पर वो तो मुझसे शादी करने वाले हैं, तुम बस एक नौकरानी बनकर ही रहोगी। श्याओ हुआ मन ही मन हंसती है और कहती है मैडम मैं तो बस एक मामूली एम्प्लॉय हूँ, आप जैसी बड़ी मालकिन मुझसे क्यों मुकाबला कर रही है। तभी गु यांझे श्याओ हुआ को गुस्से में अपने ऑफिस में बुलाते हैं। ऑफिस के बाकी लोग गॉसिप करने लगते हैं कि आज तो इस गांव की लड़की की शामत आ गई, बॉस इसे नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही केबिन का दरवाजा बंद होता है सीन पूरी तरह बदल जाता है। केबिन के अंदर गु यांझे बड़े प्यार से श्याओ हुआ का हाथ थामते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें बाहर उन लोगों ने परेशान किया? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। श्याओ हुआ हंसकर कहती है अरे सर वो सब तो जोकर्स है, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सू मेलिंग बहुत शातिर है, हमें चू रैन और उसके पीछे के असली मास्टरमाइंड का सबूत ढूंढने के लिए ये नाटक जारी रखना होगा। तभी दोनों को बाहर किसी के छुपकर सुनने की आहट आती है। यांझे तुरंत एक्टिंग शुरू कर देते हैं और श्याओ हुआ पर चिल्लाने लगते हैं तुम गधी हो क्या, एक प्रोजेक्ट प्रपोजल भी ठीक से नहीं लिख सकती, अगर अगली बार ऐसी गलती हुई तो नौकरी से धक्के मार कर निकाल दूंगा। बाहर खड़ी सू मेलिंग और बाकी लोग खुश हो जाते हैं कि श्याओ हुआ की बैंड बज गई, पर केबिन के अंदर यांझे चुपके से श्याओ हुआ को चॉकलेट खिला रहे होते हैं। शाम को गु यांझे श्याओ हुआ को मैसेज करते हैं कि काम खत्म करके सीधे जेंटिंग क्लब के रेस्टोरेंट में आ जाना। रास्ते में यांझे एक बड़े मॉल के महंगे शोरूम में जाते हैं। इत्तेफाक से चू रैन और सू मेलिंग भी वहीं शॉपिंग कर रही होती हैं। वो देखते हैं कि गु यांझे वहाँ से कुछ खरीद कर निकले हैं। चू रैन तुरंत सेल्स गर्ल के पास जाती है और पूछती है मिस्टर गु ने अभी अभी क्या खरीदा? सेल्स गर्ल हाथ जोड़कर कहती है मैडम सर ने इस दुनिया का सबसे अनोखा और कीमती डायमंड नेकलेस खरीदा है जिसकी कीमत पूरे 50 लाख रुपए है मैडम, अब बहुत लकी है मैडम। चू रैन का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सू मेलिंग से कहती है देखा यांझे मुझसे कितना प्यार करते हैं, ये 50 लाख का हार वो आज रात मुझे ही गिफ्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों कहानी का असली और सबसे खूबसूरत ट्विस्ट तो अब आता है। रात को जेंटिंग क्लब के एक बेहद आलीशान और रोमांटिक सेटअप में गु यांझे श्याओ हुआ का इंतजार कर रहे होते हैं। श्याओ हुआ जैसे ही वहाँ पहुँचती है पूरा रेस्टोरेंट लाइट से जगमगा उठता है। गु यांझे श्याओ हुआ के सामने आते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालते हैं और कहते हैं श्याओ हुआ उस रात से लेकर आज तक हमारे बीच बहुत सी गलतफहमियां हुई, पर आज मैं पूरी दुनिया के
सामने तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। गु यानजे वही 50 लाख का चमकता हुआ डायमंड नेकलेस निकालते हैं और बड़े प्यार से शाओहुआ के गले में पहना देते हैं। वो शाओहुआ का हाथ चूम कर कहते हैं, शाओहुआ तुम ही जिंदगी में मेरी सबसे कीमती और अनमोल अमानत हो। शाओहुआ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गु यानजे शाओहुआ को 50 लाख का असली डायमंड नेकलेस पहनाते हैं और प्रपोज करते हैं। शाओहुआ पूछती है, अगर असली हार मेरे पास है तो चूरैन को क्या मिलेगा? तब यानजे हंसकर बताते हैं, असिस्टेंट ली थोक मार्केट से 5 पैसे वाला नकली हार खरीद कर लाया है जो दिखने में हूबहू असली जैसा है। चूरैन को वही नकली हार दिया जाएगा। यानजे शाओहुआ से कहते हैं कि वो ये शादी शाओहुआ के ही गांव में करेंगे ताकि जिन ग्रामीणों ने उसे बड़ा होता देखा है वो उसकी खुशियों के गवाह बन सके। इधर मास्टर प्लान के तहत गु यानजे ऑफिस की विलन सू मिलिंग को नौकरी से निकाल देते हैं। सू मिलिंग को लगता है कि होने वाली मालकिन चूरैन ने ही उसे धोखा दिया है। वो गुस्से में चूरैन के पास पहुंचती है और कहती है, तुमने मुझे लात मार दी, भूल गई? शाओहुआ के आस्ते में जो बड़ा ट्रक भेजकर फर्जी कार एक्सीडेंट करवाया था वो मेरे ही जरिए हुआ था। मेरे पास इस बात का सबूत है। मैं मिस्टर गु को सब बता दूंगी। डर के मारे चूरैन उसे शांत करती है और कहती है, मैं मिस्टर गु से कहकर तुम्हारी नौकरी वापस दिलवा दूंगी। तुम भी हमारी शादी में गाँव चलो। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उनका ये कबूलनामा गु यानजे ने रिकॉर्ड कर लिया है। अगले दिन शादी के लिए सब गाँव पहुँचते हैं। चूरैन महंगे विदेशी लहंगे और उसी 5 पैसे वाले नकली हार को पहनकर पूरे गाँव के सामने घमंड दिखाने लगती है। तुम सब गवार लोग जिंदगी भर खेती करोगे तब भी मेरे इस लहंगे का एक धागा तक नहीं खरीद पाओगे। गांव वाले उसकी बदतमीजी देखकर थू-थू करने लगते हैं। तभी वहां शाओहुआ की एंट्री होती है। उसे देखकर चूरैन चिल्लाती है, शाओहुआ तुम मेरी शादी में रंग में भंग डालने क्यों आई हो? तुम्हारी जैसी बिना शादी के प्रेग्नेंट होने वाली आवारा लड़की को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। गेट आउट। लेकिन शाओहुआ बिना डरे खड़ी रहती है। चूरैन गुस्से में शाओहुआ का हार खींचकर तोड़ देती है और कहती है, तुमने मेरे जैसा नकली हार क्यों पहना है? तभी बजता है दूल्हे का कड़क बीजीएम और हमारे हीरो गु यानजे शेरवानी पहने वहां एंट्री मारते हैं। चूरैन खुश होकर कहती है, हनी देखो ये शाओहुआ हमारी शादी तोड़ने आई है, इसे बाहर निकालो। लेकिन गु यानजे शाओहुआ को गले से लगा लेते हैं और पूरी दुनिया के सामने दहाड़ते हैं, खबरदार जो किसी ने मेरी होने वाली बीवी शाओहुआ के खिलाफ एक शब्द भी बोला। और चूरैन यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली क्योंकि तुम मेरी दुल्हन नहीं बल्कि 1 नंबर की जालसाज और मुजरिम हो। चूरैन के होश उड़ जाते हैं। गु यानजे पूरा सच खोल देते हैं। जेंटिंग होटल की उस रात मेरे कमरे में तुम नहीं बल्कि शाओहुआ आई थी। तुमने उसका नाम और रिज्यूमे चुराकर मुझसे झूठ बोला। यही नहीं, तुमने शाओहुआ को धोखे से अबॉर्शन की दवाइयां दी। तभी सू मिलिंग भी वहां आ जाती है। गु यानजे कहते हैं, और तुम दोनों ने मिलकर शाओहुआ की जान लेने के लिए ट्रक एक्सीडेंट प्लान किया था जिसके सारे सबूत मेरे पास हैं। चूरैन रोते हुए शाओहुआ के पैर पकड़ लेती है। शाओहुआ हम तो बचपन के दोस्त हैं, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस अमीर बनना चाहती थी क्योंकि लोग गांव वालों को नीचा दिखाते हैं। शाओहुआ उसे झिड़कते हुए कहती है, लोग तुम्हें तुम्हारी गरीबी की वजह से नहीं बल्कि इस घटिया और लालची सोच की वजह से नीचा दिखाते हैं। तभी गु यानजे कहते हैं, और हाँ, जो 50 लाख का असली हार तुमने अभी तोड़ा है उस पर मेरा और शाओहुआ का नाम लिखा था। अब पुलिस के साथ साथ मेरे वकील भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पुलिस आती है और रोती चिल्लाती हुई चूरैन और सू मिलिंग को घसीटते हुए जेल ले जाती है। विलन्स का पत्ता साफ होने के बाद वहाँ चेन होंग्यू आगे आता है। गु यानजे थोड़े जेलस होकर कहते हैं, मिस्टर चेन अब तो मान जाओ कि शाओहुआ मेरी है। इस पर होंग्यू जोर से हंसता है और कहता है, अरे प्रेसिडेंट गु, शाओहुआ मेरी छोटी बहन है, यानी मैं आपका सगा साला हूँ, ब्रदर इन लॉ। ये सुनकर गु यानजे और पूरे गाँव वाले खुशी से झूम उठते हैं। फाइनली गु यानजे घुटनों के बल बैठते हैं, अंगूठी निकालते हैं और शाओहुआ से पूछते हैं, शाओहुआ मैं इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शाओहुआ मुस्कुराकर कहती है, हाँ आई डू। और इसी के साथ पूरे गांव में ढोल नगाड़े और शहनाइयां गूंज उठती हैं। तो दोस्तों, इस तरह इस बेहतरीन कहानी की एक बेहद खूबसूरत, परफेक्ट और हैप्पी एंडिंग होती है, जहां विलन्स को उनके पापों की सजा मिलकर वो जेल की चक्की पीस रही हैं, वहीं हमारी प्यारी शाओहुआ को उसका सगा भाई होंग्यू और उसका सच्चा प्यार गु यानजे मिल गए हैं। आपको ये पूरा ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और ऐसी ही कड़क कहानियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।